पवित्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ। छात्र छात्राओं ने निकाली मनोहारी कलश यात्रा। स्थानीय संस्कृति परंपराओं की दिखी झलक। ईवीएम वीवीपीएटी वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण। डीएम खंडेलवाल ने किया निरीक्षण। वेयरहाउस खोलने के बाद ताला किया सील बंद। देहरादून में संदिग्ध वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान जारी। संवेदनशील स्थानों पर की जा रही चेकिंग। पुलिस ने की 2607 वाहनों की चेकिंग। पीपलकोटी में 2 गाड़ियों में लगी अचानक भीषण आग। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। और उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन सचिव की जिला अधिकारी के साथ बैठक। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में शीतकालीन यात्रा का विधिवत और मंत्रोच्चार के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जीएमवीएन ऊखीमठ परिसर से ओंकारेश्वर मंदिर तक महिला मंगल दल, युवा मंगल दल और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मनोहारी कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की झलक दिखाई दी। मार्ग भर श्रद्धालुओं का उत्साह पूर्वक स्वागत किया गया। मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्तजन जिलाधिकारी प्रतीक जैन के शिव भजन पर झूमते दिखे। बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रमाण और जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आज से शीतकालीन यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। सड़क, पेयजल, विद्युत, पार्किंग और सुरक्षा के सभी प्रबंधों को समय रहते दुरुस्त किया गया है। आप जानते हैं कि ऊखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर बाबा केदार जी की शीतकालीन गद्दी है और अक्टूबर 23 को जब से श्री केदार धाम के कपाट बंद हुए उसके बाद बाबा केदार की डोली इसी मंदिर में आके विराजमान की जाती है। वैसे ही जो द्वितीय केदार हैं मदमहेश्वर जी, उनकी भी शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में ही है। तो हमारा ये प्रयास है, आज हमने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है और हम सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में भी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कही थी और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए हमको प्रेरित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा पिछले वर्ष से प्रयासरत हैं कि किसी तरह हम शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दें। इससे मंदिर की जो संस्कृति है, प्रभावना है भगवान की, वो तो बढ़ती ही है, लेकिन आसपास पूरे क्षेत्र में सभी लोगों की आर्थिकी में भी वृद्धि आती है। सभी लोगों के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। टूरिस्ट भी धीरे धीरे शीतकालीन यात्रा की वजह से क्षेत्र में विंटर सीजन में भी बहुत आने लगे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। सभी को ये बताना चाहूंगा कि विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है वहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्शनार्थी लगातार वहाँ पे आ रहे हैं और त्रिजुगी नारायण मंदिर पे भी शिवजी और पार्वती का विवाह वहाँ पे ही संपन्न हुआ था और इस कारण त्रिजुगी नारायण मंदिर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी सामने आया है। डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने ईवीएम वीवीपीएटी वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी ईवीएम मशीन ठीक पाई गई और सील्ड दरवाजों में बंद रखी गई। राजनीतिक दलों की उपस्थिति और पदाधिकारियों की उपस्थिति में खोला गया। वेयरहाउस खोलने के बाद ताला सीलबंद किया। सुरक्षाकर्मी भी तैनात पाए गए और सीसीटीवी कैमरा कार्य कर रही है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी की गई। प्रक्रिया के दौरान उपस्थिति राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कार्यवाही पर सहमति और संतोष व्यक्त किया। सिडकुल थाना क्षेत्र में सार्वजनिक रास्ते पर शोरगुल और हुड़दंगबाजी कर आमजन को परेशान करने के आरोप में पुलिस ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सड़क पर हो हल्ला कर रहे थे, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया। बता दें कि सिडकुल थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ते पर हो हल्ला हुड़दंगबाजी कर आमजन को परेशान किया जा रहा था। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस कर्मचारियों ने
आरोपियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। आरोपियों के न मानने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी 6 आरोपियों को संबंधित धारा में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संदिग्धों की तलाश के लिए एसएसपी अजय सिंह ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाश के लिए चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते जनपद के नगर और देहात के सभी थाना क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीम भीड़भाड़ वाले स्थानों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर आकस्मिक रूप से चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान के दौरान जनपद के सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट और आंतरिक मार्गों पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस टीम ने लगभग 2607 वाहनों की चेकिंग करते हुए 4924 व्यक्तियों से पूछताछ कर सत्यापन संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। रायवाला थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक दंपत्ति को वन्यजीवों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से दुर्लभ प्रजाति के 14 छोटे बड़े कछुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दिया। आरोपियों के न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया है। आरोपियों से बरामद कछुओं को पुलिस वन विभाग की टीम के हवाले करेगी। एसपी ऋषिकेश जयाबलूनी ने बताया कि संदिग्धों पर नजर रखने के लिए रायवाला थाना पुलिस कोतवाली के बाहर बैरिकेड्स कर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान हरिद्वार की ओर से आ रही एक कार को चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर कार में बैठे पति पत्नी के पास से दुर्लभ प्रजाति के 14 छोटे बड़े कछुए बरामद हुए। पूछताछ करने पर वे कछुओं के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दे सके। तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान बेताबनाथ और उसकी पत्नी बरखा निवासी ऋषिकेश के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे कबड्डी का काम करते हैं और ये कछुए कुछ वे नजीराबाद के एक व्यक्ति से खरीद कर लाए हैं। के कोतवाली के पास बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी, तो उस समय पर जो गाड़ियों की चेकिंग थी उसमें एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जब उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से कट्टे में रखे हुए 14 कछुए मिले और पूछताछ में वो उसका सही जवाब नहीं दे पाया और उसके बारे में मालूम किया गया तो उसने बताया कि वो नजीबाबाद से कहीं से लेके आ रहा था और ये ऋषिकेश का रहने वाला व्यक्ति है। जब वन्य विभाग को भी इसमें सूचित किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि शेड्यूल 1 में जो अधिसूचित हैं वो कछुए हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। इस सूचना पर उनकी गिरफ्तारी भी की गई है और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रायवाला में अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर झगड़ा कर रहे युवकों ने एक बेकसूर युवक की कार को शीशे तोड़कर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। कार सवार 2 युवकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और विवाद कर झगड़ा कर रहे 3 युवकों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। पीड़ित युवक भी अपनी टूटी हुई कार को लेकर कोतवाली में पहुंचे हैं। पीड़ित शिवम खुराना और सोनू चिरंजीवी ने बताया कि वे शराब की दुकान के बाहर अपनी कार से पहुंचे। इस दौरान दर्जन भर से अधिक युवक झगड़ा करते हुए उनके पास आए और बदसलूकी करने लगे। किसी तरह उन्होंने युवक से अपना पीछा छुड़ाया और शराब की दुकान पर चले गए। उन्होंने वापस आकर देखा तो उनकी कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त दिखाई दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो झगड़ा करने वाले सभी युवक मौके से भाग गए। 3 युवकों को पुलिस हिरासत में लेकर कोतवाली लाई है। कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मामले की जांच करते हुए हिरासत में लिए गए युवकों से पूछताछ की जा रही है। उनकी बुलेट भी कब्जे में ले ली गई है। तो रायवाला से खबर आप देख सकते हैं। शराब की दुकान के पास झगड़ा हुआ था जिसमें गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। पुलिस ने 3 हुड़दंगियों को हालांकि इस दौरान हिरासत में भी लिया है। तस्वीरें देख सकते हैं। कासुनी को लेकर यहां पर बात हुई थी, जिसके बाद में कुछ बदमाशों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। 3 हुड़दंगियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव और प्राथमिक प्रतिक्रियाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से फायर स्टेशन रानीखेत की टीम ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज द्वाराहाट में एक विस्तृत अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह कुंवर के पर्यवेक्षण में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी उत्तम सिंह रावत की टीम ने कॉलेज के छात्र छात्राएं और अन्य स्कूली स्टाफ को
अग्नि सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान स्टाफ और छात्रों को अग्निशमन यंत्र सहित अन्य सभी अग्निशमन उपकरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। टीम ने आग लगने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्राथमिक प्रतिक्रियाओं के बारे में विस्तार से समझाया। मौके पर कृत्रिम आग लगाई और फायर हाइड्रेंट का उपयोग करके आग बुझाने की पूरी प्रक्रिया का प्रौद्योगिक प्रदर्शन किया गया, जिससे सभी लोग वास्तविक स्थिति के लिए तैयार हो सके। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और स्टाफ को अग्निकांड जैसी आपात स्थिति में त्वरित और सुरक्षित कदम उठाने में सक्षम बनाना था। तो वहीं गन्ना मूल्य में वृद्धि को लेकर गन्ना मंत्री का आया बयान। एक खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर गन्ना मूल्य में वृद्धि को लेकर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा का आया बयान। सरकार ने किसानों से वादा किया पूरा, किसानों को दी बधाई। बीजेपी सरकार ने ही गन्ना किसानों को यूपी से ज्यादा मूल्य देने की थी शुरुआत। हमेशा यूपी से ज्यादा रहता है उत्तराखंड का गन्ना मूल्य। 405 और 395 प्रति कुंतल गन्ना मूल्य। विपक्ष के बयान पर किया पलटवार। विपक्ष को करना होता है मुद्दा खड़ा, विपक्ष की नहीं कोई विश्वसनीयता। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व सीएम हरीश रावत को दिलाया याद, आज भी यूपी से 5 रुपए अधिक है गन्ना मूल्य। हरीश रावत सरकार में गन्ना मूल्य हमेशा रहता था यूपी के बराबर। कांग्रेस सरकार के समय जो गन्ने में वृद्धि हुई वो नाम मात्र के बराबर थी। कांग्रेस ने न ही गन्ना किसानों के भुगतान, न ही चीनी मिलों पर और न ही मिलों के आधुनिकीकरण पर दिया ध्यान। किसानों की बात करने से नहीं बनते किसान हितैषी नेता, किसानों के लिए करना पड़ता है काम। मैं सारे गन्ना किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सरकार ने जो उनसे एक वादा किया था कि इस साल गन्ना मूल्य की वृद्धि करी जाएगी, वो हमने करी है। जितनी यूपी ने करी है उतनी ही हमने करी है। और जो 5 रुपए का डिफरेंस, हमेशा यूपी से हमारा रेट ज्यादा रहता है, हमने उस डिफरेंस को मेंटेन किया है। और 405 और 395 रुपए के हमारे रेट हैं। ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन भी मिलों को चला गया है और मिल जो है पेमेंट अब इसी के हिसाब से करेंगे। जहां तक विपक्ष की बात है, देखिए विपक्ष को एक मुद्दा खड़ा करना होता है। विपक्ष की कोई आज के दिन क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई उत्तराखंड में, और सिर्फ एक मुद्दा खड़ा करने के लिए विपक्ष ने बोल दिया। मैं हरीश रावत जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो यूपी से 5 रुपए का डिफरेंस भी आज उत्तराखंड में चल रहा है, वो भी बीजेपी की सरकार में ही खड़ा किया गया था 2020-21 में। आपकी सरकार में गन्ना मूल्य हमेशा यूपी के बराबर रहता था, लेकिन उत्तराखंड ने पहली बार 2020-21 में 5 रुपए का डिफरेंस यूपी से ज्यादा देने का काम शुरू किया। मैं हरीश रावत जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपके टाइम पे भी जो गन्ना वृद्धि हुई वो नाम मात्र के बराबर हुई, और आपने गन्ना किसानों के ना पेमेंट पे ध्यान दिया, ना गन्ना किसानों की चीनी मिलों पे ध्यान दिया, ना आपने कोई मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया, ना आपने चीनी मिलों को बेहतर रूप से चलाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई। इस सरकार में हमने चीनी मिलों को मॉडर्नाइजेशन पे भी काम किया है, गन्ना जो मूल्य है उसको बढ़ाने का भी 2 बार हमने काम किया है, और दूसरी बार जो हमने किसानों का पेमेंट था उसको पराई सत्य खत्म होने के 3 महीने के अंदर अंदर पूर्ण रूप से भुगतान करने का काम किया है। तो सिर्फ किसानों की बात करने से आप किसान हित नेता नहीं बन जाएंगे, किसानों के लिए काम भी करना पड़ता है, जो आपकी सरकार में आपने नहीं। पीपलकोटी के मायापुर क्षेत्र में खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही चौकी पीपलकोटी पुलिस और फायर सर्विस गोपेश्वर की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और स्थानीय निवासियों के सहयोग से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। बता दें कि पीपलकोटी और फायर सर्विस गोपेश्वर को सूचना मिली कि मायापुर पीपलकोटी के पास खड़े टेम्पो ट्रेवलर और कार में अचानक आग लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस बल और फायर सर्विस गोपेश्वर की टीम फायर टेंडर के साथ बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर टीमों ने देखा कि आग की लपटें तेजी से फैल रही थी। पुलिस और फायर सर्विस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से बुझाया। समय पर की गई इस त्वरित कार्रवाई से आग को नियंत्रित किया जा सका, जिसके कारण इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है और एक बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस द्वारा आग लगने के कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की सही वजह स्पष्ट हो पाएगी। तो पीपलकोटी के मायापुर क्षेत्र में खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक से भीषण आग लग गई है। तस्वीर देख सकते हैं आप किस तरह से जो है ये आग लगी, जिसके बाद सूचना दी गई। दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में देखने को मिला। सूचना मिलते ही चौकी पीपलकोटी पुलिस और फायर सर्विस गोपेश्वर की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। स्थानीय निवासियों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से हालांकि काबू यहां पर पा लिया गया है।
बता दें कि पीपलकोटी और फायर सर्विस गोपेश्वर को सूचना मिली थी कि मायापुर पीपलकोटी के पास खड़े टेम्पो ट्रेवलर में आग लग गई। इसके साथ ही कार भी अचानक आग की चपेट में आ गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अभी से तैयारी पुख्ता करने के निर्देश दिए। प्रदेश में संभावित भारी शीत ऋतु को देखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं सख्ती से दुरुस्त करने शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने को कहा है। इसके साथ ही सचिव ने सभी जनपदों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण करने को कहा है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित ना हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दस्तावेजों की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। रात में जहां आवाजाही अधिक होती है उन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की अनिवार्यता व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सचिव आपदा ने बताया कि 23 दिसंबर को शीतलहर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला भी प्रस्तावित की गई है, जिसमें सभी जनपदों से विस्तृत चर्चा की जाएगी और भविष्य की जरूरतों पर भी विचार होगा। तो उत्तराखंड में इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अभी से तैयारी पुख्ता करने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदेश में संभावित भारी शीत ऋतु को देखते हुए सरकार ने व्यवस्थाएं सख्ती से दुरुस्त करनी शुरू कर दी है। सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कोल्ड वेव एक्शन प्लान जल्द तैयार करने और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजने को कहा है। इसके साथ ही सचिव ने सभी जनपदों को फरवरी 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण करने को कहा। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने को भी निर्देश दिए गए हैं। रात में जहां आवाजाही अधिक होती है उन स्थानों पर प्रशासन की ओर से अलाव की अनिवार्य व्यवस्था की जाएगी। रैन बसेरों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सचिव आपदा ने बताया कि 23 दिसंबर को शीतलहर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला भी प्रस्तावित की गई है, जिसमें सभी जनपदों से विस्तृत चर्चा की जाएगी और भविष्य की जरूरतों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहां जहां आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है। कंबल वितरण के बारे में कहा गया है और जहां रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहां बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहां पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है, जिसमें पेट्रोल के डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहां भी रेन बसेरे की आवश्यकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए। और हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यशाला अभी 23 तारीख को हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं, जिसमें सभी जनपद के लोग और सभी विभाग के लोग जुड़ेंगे। उसमें डिटेल कार्यशाला हम लोग आयोजित करेंगे। डिटेल में चर्चा की जाएगी और तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे, परीक्षण करेंगे कि क्या तैयारी हमारी, क्या स्थिति है और भविष्य में क्या क्या करने की आवश्यकता है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और बाकी निर्देश जो भारत सरकार से, एनडीएमए से, होम मिनिस्ट्री से मिलते हैं, लगातार जनपदों को निर्देश दिए जा रहे हैं और जनपदों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस बार कड़ाके की ठंड और भारी शीतलहर का अनुमान देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद सरकार भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अभी से तैयारी पुख्ता करने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं सीएम धामी के निर्देशों पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने 2026 तक खाद्यान्न, पेयजल और ईंधन का पर्याप्त भंडारण करने को भी कहा है। साथ ही आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठंड के दौरान बाधित न हो, इसके लिए डॉक्टरों की सूची, उनके संपर्क नंबर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। ऋषिकेश के योगनगरी रेलवे स्टेशन पर अचानक आतंकी हमला हुआ। हमले के दौरान वेटिंग रूम में यात्रियों को हथियारबंद आतंकियों ने बंधक बना लिया। ये सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन परिसर पर सनसनी फैल गई।
एटीएस की टीम यात्रियों को सुरक्षित करते हुए किसी तरह वेटिंग रूम में घुसी और एक आतंकी को गोली मारकर ढेर किया, जबकि दूसरे को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से बंधक हुए यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। ये नजारा योगनगरी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से हुई मॉकड्रिल के दौरान देखने को मिला। बता दें कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड के सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखने के लिए मॉकड्रिल भी की जा रही है। इसी कड़ी में दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को जीपीआर ने सूचना दी, जीआरपी ने सूचना दी कि योगनगरी स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है और 2 आतंकी वेटिंग रूम में घुस गए हैं, जिन्होंने यात्रियों को बंधक बना लिया है। तो ऋषिकेश के योगनगरी रेलवे स्टेशन पर अचानक आतंकी हमला हुआ। हमले के दौरान वेटिंग रूम में यात्रियों को हथियारबंद आतंकियों ने बंधक बना लिया। ये सूचना मिलते ही रेलवे स्टेशन परिसर पर सनसनी फैल गई। एटीएस की टीम यात्रियों को सुरक्षित करते हुए किसी तरह वेटिंग रूम में घुसी और एक आतंकी को गोली मारकर ढेर किया गया, जबकि दूसरे को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बंधक बनाए गए यात्रियों को सकुशल भी बाहर निकाला गया। यह नजारा योगनगरी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से हुई मॉकड्रिल के दौरान देखने को मिला। बता दें कि दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उत्तराखंड के सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉकड्रिल भी की जा रही है। इसी कड़ी में दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम के जीआरपी ने सूचना दी कि योगनगरी स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। 2 आतंकी वेटिंग रूम में घुस गए, जिन्होंने यात्रियों को बंधक बना लिया है। डिसाइड किया कैसे क्या ऑपरेशन करना है। इसके बाद हम लोगों ने रेस्क्यू की कार्रवाई की और जो टेररिस्ट थे वो भी उनमें से एक टेररिस्ट मारा गया और एक को अरेस्ट कर लिया गया। कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा था। सारी टीमें 5-7 मिनट की दूरी देरी से ही आपस में सब इकट्ठे हो गए। हाँ, ये बताना जरूरी है कि उसी समय यहाँ पर ट्रेन भी आई थी, तो ट्रेन से लोगों को आवाजाही से रोकने के लिए जिला पुलिस और जीआरपी, आरपीएफ सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की और उनको रोका गया। इसके अलावा रेस्क्यू के दौरान बीडी चेकिंग वगैरह सब जारी रही और इसमें जितने भी यात्री थे सकुशल बचा लिए गए। जो इसमें ये सूचना थी टेररिस्ट अटैक की और इसमें जो आज मॉकड्रिल की गई है, तो जैसे ही जीआरपी की तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी डीसीआर के माध्यम से कि इस तरह का एक मॉकड्रिल आज की जानी है और इसमें ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना प्राप्त होने पर समय से ही रिस्पांस टाइम हम मिनिमम रखते हुए यहाँ पर समय से पहुंचे और जो बाहर का जो हमारा आउटर कॉर्डन था उसको हमने कवर किया। जिनको भी रेस्क्यू करके लाया जा रहा था या फिर जो इवैक्यूएट किया जा रहा था उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था और साथ ही जो है सभी का समन्वय स्थापित करते हुए इसमें जो टेररिस्ट अटैक की जो सूचना थी उसके संबंध में जो भी आगे की ब्रीफिंग थी वो की जा रही थी। और इसमें अभी जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कॉर्डन के साथ साथ जो हमने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, तो इसमें सबको बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं किया जिससे कि पैनिक की स्थिति ना हो, सामान्य रूप से ही डाइवर्ट किया गया है। प्री एसआईआर की हुई शुरुआत खबर आता हूं, जहां पर उत्तराखंड राज्य में प्री एसआईआर की शुरुआत हुई। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू। प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने के लिए समन्वय और संवाद अभियान होगा शुरू। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने दी जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग ने 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में पूरे देश में किया है पूरा। हर पात्र मतदाता को मतदाता सूची में शामिल करना आयोग का उद्देश्य। 2003 की मतदाता सूची से की जाएगी वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग। हर मतदाता तक पहुंचेंगे फील्ड ऑफिसर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से बीएलओ नियुक्त करने की अपील। भारत निर्वाचन आयोग ने 11 बार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूरे देश में किया पूरा। वर्तमान में प्रदेश में 11,733 बूथ के सापेक्ष 4,155 बीएलओ ही नियुक्त। जनपद और ईआरओ स्तर पर हेल्प डेस्क होगी स्थापित। मतदाताओं को आसानी से मिलेगी मदद। 737 होना चाहिए हर पार्टी से आइडियली। आज की तारीख में हमारे पास मात्र सिर्फ 4,000 लोग नामित थे विभिन्न पार्टी से, ऐसे भी नहीं कि एक पार्टी ने। ये अच्छी बात है और एक विडंबना भी है। उत्तराखंड और पंजाब ऐसे ही 2 राज्य जहां बीएलएस बहुत ज्यादा नियुक्त नहीं हुआ है। हम ये सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे ऊपर इतना अच्छा विश्वास है कि बीएलए उन लोगों ने नामित नहीं किया है। बट मैं चाहूंगा कि क्योंकि एसआईआर के टाइम पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज नियुक्त करने से हम सब लोगों के लिए सहूलियत रहेगी।
कि बीएलओ घर घर फोन करेंगे। इस समय किसी को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। और गलती से बीएलओ ने मांग भी लिया, किसी को आज की तारीख में मतलब जब तक निर्वाचन आयोग अनाउंस करेगी तब तक कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट में काम की बहुत अचानक एक जगह, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि एक बार घूम ले, घर घर घूम ले, हर रोज 30 वोटर से संपर्क कर ले और उनके बारे में जानकारी लेके रख ले। बस आउटरीच एक्सरसाइज ये हो रही है, एक्सरसाइज इसलिए चल रही है। इस टाइप की छोटे मोटे त्रुटियां है, लाइक पुरुषोत्तम नोटियाल, उस समय नोटियाल पुरुषोत्तम लिखा हुआ होगा, ठीक है, इस टाइप की जो भी है ये थोड़ा सा मिलान कर ले। आई मीन एंड देन एनी मिस्टेक्स उस समय टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स होगा, मात्रा का इधर उधर हो गया, ये सारी चीज पहले आइडेंटिफाई करके रखने से जब हमारा जो मेन जब चलेगा ना तब आसानी हो जाएगी उनको बीएलओ के लिए। इसलिए आउटरीच का कैंपेन अभी हमने शुरू किया था, तो आप लोगों के माध्यम से हमने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि आउटरीच का अभियान चल रही है। बीएलओ हर रोज हमने ये बोला है कि 30 मतदाताओं से संपर्क करेगी। आई मीन पेज में 30 है, ऑलरेडी उन्होंने लगभग मुझे लगता है कि 7% लोगों से ऑलरेडी संपर्क कर चुका है। तो मात्र बचे 30% लोगों, 40% लोगों से उनको संपर्क करना है। आने वाली 30, अभी तो 2-3 महीने टाइम है हमारे पास। गन्ना मूल्य में वृद्धि को लेकर गन्ना मंत्री का बयान आया सामने। खबरों तक पहुंचा रहे जहां पर गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा का आया बयान। सरकार ने किसानों से वादा किया पूरा, किसानों को दी बधाई। बीजेपी सरकार ने ही गन्ना किसानों को यूपी से ज्यादा मूल्य देने की थी शुरुआत। हमेशा यूपी से ज्यादा रहता है उत्तराखंड का गन्ना मूल्य 405 और 395 प्रति कुंतल गन्ना मूल्य। विपक्ष के बयान पर किया पलटवार, विपक्ष को करना होता है मुद्दा खड़ा। विपक्ष की नहीं कोई विश्वसनीयता, मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व सीएम हरीश रावत को दिलाया याद। आज भी यूपी से 5 रुपए अधिक है गन्ना मूल्य। हरीश रावत सरकार में गन्ना मूल्य हमेशा रहता था यूपी के बराबर। कांग्रेस सरकार के समय जो गन्ने में वृद्धि हुई वो नाम मात्र के बराबर थी। कांग्रेस ने न ही गन्ना किसानों के भुगतान, न ही चीनी मिलों पर और न ही मिलों के आधुनिकीकरण पर दिया ध्यान। किसानों की बात करने से नहीं बनते किसान हितैषी नेता, किसानों के लिए करना पड़ता है काम। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।